डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आप सभी किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि संबंधी विभिन्न विषय हम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उससे जुड़े विषय विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं, वो भी लाइव। इसके लिए हम आपको देते हैं टोल फ्री नंबर और साथ ही व्हाट्सएप नंबर, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क करते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, आइए नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। आज का हमारा विषय है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन तथा रबी मौसम में दलहनी फसलों की उन्नत खेती। इन दोनों विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कुछ जानना चाहते हैं, कोई आशंका है, तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें हमारे ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8800520717 8800511707। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। और अब हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, वो है hellokisan2015@gmail.com। तो चाहे आपका कॉल हो या फिर आपका ईमेल पर भेजा गया सवाल या फिर व्हाट्सएप पर, सभी सवाल लाइव कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और जो भी आशंका है उन्हें दूर करने में हमारे विशेषज्ञ हमारी मदद करेंगे। दलहनी फसलों की बात करें तो न सिर्फ ये हमारी पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी इनकी अहम भूमिका है। इसलिए दलहन मिशन को लेकर सरकार काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे दलहनी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य फसल के तौर पर भी इसे अपनाएं। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है दलहनी फसलों में, उन्हीं की आज हम बात करेंगे। या फिर अगर आप भी कुछ और समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो भी उसका स्वागत है। दो खास मेहमान जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह जी हैं, सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आप प्रधान वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो आज का जो हमारा विषय है यानी दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, उस पर आप हमें और विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं जो कि हमारे दूसरे मेहमान हैं, हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर से। तो आइए अब सबसे पहले बारी बारी से जो आज का हमारा विषय है उस पर बात करते हैं। उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हमने तैयार की हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो सर सबसे पहले हम दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर बात करते हैं। और देखिए दालों की फसल हमारे किसान लिए इसे एक मिशन के तौर पर अब लिया जा रहा है, तो इसी से समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। किस तरीके से हमारे किसान इस मिशन में अपना योगदान दे सकते हैं और न सिर्फ देश की पोषण सुरक्षा के लिए बल्कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। बिल्कुल, दलहनी फसलें हैं और दाल हमारे जो भोजन का मुख्य भाग है और इनके बिना हमारा भोजन संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि दाल जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन की उनके अंदर प्रचुर मात्रा होती है और हमारी की जो आवश्यकता है प्रोटीन की वो उसकी आपूर्ति करती हैं। तो करीब करीब हमारे देश में अधिकतर सभी वेजिटेरियन हैं, तो दालों का विशेषकर हमारा देश दालों के उत्पादन में अग्रणी है, वहीं इसका कंजम्पशन भी बहुत अधिक है। तो दाल न केवल हमारी पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सुरक्षा को भी गारंटी देती है, इसके अलावा दालों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है हमारे फसल चक्र में जब इनका हम समावेश करते हैं, क्योंकि ये मृदा की जो उर्वरता है उसको बनाए रखती है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण का जो फुटप्रिंट है या पर्यावरण की जो शुद्धि है उसमें भी दालों का बहुत योगदान है, क्योंकि इनसे बहुत कम मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन कम होता है। तो इसलिए दालों का महत्व, और इसके अलावा जो हमारे छोटे किसान हैं, अधिकतर भारत में जो जोतें हैं वो बहुत छोटी हैं, तो उनकी जो आजीविका है उसका भी ये बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि दालों की जो कीमतें काफ़ी अच्छी हैं। तो ये दालों की अगर
वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए जी, तो जी। किसान भाई अपनी आजीविका को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती की जा सकती है इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रबी मौसम में दलहनी फसल जो हैं उनकी उन्नत खेती हमारे किसान कैसे करें, तो इस मौसम की कौन सी मुख्य फसलें हैं, और जैसे कि टिकम जी ने भी कहा कि वैज्ञानिक तरीके से अगर हमारे किसान इनकी खेती करें तो उससे काफ़ी लाभ हो सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों सर, को आपकी आवाज़ नमस्कार। नहीं पहुंच पा रही हम तक। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, जी जी जी। लगभग 1/4 जो है हमें दाल से ही मिलता है, और हमारा देश अपने डिमांड को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4 से 5 मिलियन टन जो है इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान मिशन के रूप में एक अभियान चलाया है, जिसको कि मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इसका नाम दिया है। इसमें हमारा टारगेट है कि 2031 तक लगभग हमारा देश जो है 35 मिलियन टन दलहन का उत्पादन करे। जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पिछले वर्ष हमारा दलहन उत्पादन लगभग 26 मिलियन टन था, तो हमें लगभग 9 मिलियन टन जो है और उत्पादन करना है आने वाले 5 सालों में। जी जी। इसके अलावा जो टारगेट फिक्स किया गया है वो ये है कि लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जो है, ये 35 लाख हेक्टेयर जो है हमें और दलहन का क्षेत्रफल बढ़ाना है। इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, जैसे हम अंतर फसल प्रणाली लें, शुगर केन के साथ लें, या और भी जो हमारे खाली क्षेत्र है या समर मूंगफली है, तो इन दलहनी फसलों पे बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में जो हमारा इस अभियान के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज रखा गया उसमें ये है कि अपने देश में 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। 100 डिस्ट्रिक्ट को चयन किया गया है, वहां पे लगभग 2 करोड़ किसानों को आने वाले 2 से 3 सालों में लगभग 88,000 जी 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 दलहन का उन्नत प्रजाति का किट दिया जाएगा। और साथ ही इसमें लगभग 126 लाख क्वालिटी सीट यानी कि सर्टिफाइड सीट हमें प्रदान करना है, जिसमें कि IAPR दलहन संस्थान जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमें ये देखना है कि इन जो किट जो दिया जाएगा उसके साथ साथ हम उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, तो ये मकसद भी है कि किसान जागरूक हो और कैसे उन्नत किस्मों को अपना सके और कौन सी कृषि तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, आप भी हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल अब एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि हमने आज के विषय पर तैयार की है। दालें केवल एक कृषि उत्पाद नहीं है, बल्कि ये देश की पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका का आधार भी है। दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक के रूप में देश की नीतियां लगातार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित रही है। 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कृषि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य न केवल दाल उत्पादन को बढ़ाना है, बल्कि एक टिकाऊ और सशक्त भविष्य का निर्माण करना भी है। ये मिशन पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। इसे 2025-26 से 2030-31 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना,
आयात पर निर्भरता कम करना और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करना है। इस क्रम में रबी का ये समय दलहन जैसे चना, मटर और मसूर की बुआई का भी है। चने की बुआई से पहले बीज को राइजोबियम टीके से उपचारित कर लें। बीज उपचार 10 से 12 घंटे पहले कर लेना चाहिए और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए राइजोबियम टीके के 2 पैकेट काफी रहते हैं। इसके उपयोग से चने की पैदावार में 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं मटर की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक होता है। देर से बुआई करने से फली बेधक के प्रकोप की आशंका बढ़ जाती है। मसूर की बात करें तो मसूर की खेती के लिए दोमट से भरी भूमि अधिक उपयुक्त है। दान के बाद खाली खेतों में मसूर को विशेषकर उगाया जाता है। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद एक निराई गुड़ाई जरूर कर दें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको अभी जानकारी दी कि किस तरीके से दलहन मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और किसान किन विशेष बातों का ध्यान रखकर दालों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब सर बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि इसे एक मिशन के तौर पर अपनाया जा रहा है। हमारे पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे किसान इसमें अपनी भूमिका किस किस तरह से निभा सकते हैं? किसानों का इस जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, इसमें किसानों को बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अल्टीमेटली किसान ही इसको मतलब उपयोग में लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तभी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो किसानों को हमें संबल देना होगा। उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग पार्ट है, उनके लिए जो साधन हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि करीब 88 लाख उन्नत बीज के किट किसानों को दिए जाएंगे और करीब 2 करोड़ किसान जो पल्स उत्पादन कर रहे हैं उनको इस मिशन के तहत जोड़ा जाएगा, उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा इस सब पूरी चेन में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो किस हिसाब से इस मिशन को देखते हैं और जो वैज्ञानिक तकनीक हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ICR, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, जितने भी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो किसानों तक पहुँचें विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से इन 5 साल के अंदर। और हमें जो हमारा जो उद्देश्य है और जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना पल्स उत्पादन में, वो उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और जो भी तकनीक आती है उसको सही तरीके से अपनाना होगा, तभी हम जो है ना दलहन का उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, नई तकनीक को अपनाना होगा ताकि हम दलहन में आत्मनिर्भर हो सके। और किसानों से यहाँ पर हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपके कोई भी सवाल है तो तुरंत फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। देखिए, दलहन के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी। और साथ ही जो एक और चुनौती है वो है मिट्टी की गिरती सेहत, तो उसमें भी इससे हमारे किसानों को लाभ होता है, मिट्टी की सेहत और बेहतर होती है। तो इससे जुड़े हुए भी कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं डॉक्टर नरेंद्र जी से। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जी बिल्कुल। तो सर, आप जानना चाहेंगे आपसे कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी उन्नत खेती करने के लिए कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिसका ध्यान इस वक्त हमारे किसानों को रखना चाहिए? जी, दलहन उत्पादन जब हम करना चाहेंगे तो किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो एक उन्नत प्रजाति का बीज लें। बीज किसी सरकारी संस्थान में अगर कोई यूनिवर्सिटी है, केवीकेज है या कोई ICR का इंस्टीट्यूट है, तो कोशिश करें वहां से आप सर्टिफाइड सीड लें और अपने क्षेत्र के लिए जो संस्तुत प्रजाति है उसी को लें। दूसरा जो ध्यान देना है कि अगर आप अभी रबी सीजन की बुआई चल रही है, बहुत जगह रबी सीजन की बुआई कंप्लीट हो चुका है, जैसे साउदर्न रीजन में, सदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में भी बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अभी मूंग, ये जितने भी रबी फसल है दलहनी फसल की, उनकी बुआई चल रही है। वैसे ही हमारा इंडो प्लेन हो गया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां भी इस समय रबी दलहन की बुआई चल रही है। तो हमें ये ध्यान देना है
कि जब हम बुआई कर रहे हो तो हमारे मृदा में उचित नमी हो। बुआई हमेशा लाइन में करें, सीड ड्रिल का प्रयोग करें और संस्तुत जो हमारा फर्टिलाइजर है, जैसे नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 8 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम, इसका प्रयोग आप बुआई के समय अवश्य करें। इससे क्या होगा कि आपका जो फसल है उसकी इनिशियल बर्बाद, शुरुआत की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है। दूसरा ये ध्यान देना है, जैसे आप लोगों ने पहले भी बताया है कि जब हम बुआई करते हैं उस समय हम बीज का शोधन जरूर करें। बीज शोधन करने से दो फायदे हैं। एक तो अगर हम ट्राइकोडर्मा या फंजीसाइड से करते हैं तो हमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरा जो बीज शोधन हम करते हैं, उपचार करते हैं, वो राइजोबियम से करते हैं। राइजोबियम से करने से फायदा ये होता है कि जड़ों में गांठ का जो बनती है वो अधिक बनता है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, तो उस वजह से पौधों को नाइट्रोजन की भी कमी महसूस नहीं होती है। और ज्यादा से ज्यादा जब नाइट्रोजन अगर वायुमंडल से लेके नाइट्रोजन लेकर अगर फिक्स करते हैं ये बैक्टीरिया, तो हमें अगले फसल के लिए या खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी मदद मिलता है। जी जी जी। तो हमें ये ध्यान देना है कि राइजोबियम से जरूर उपचारित करें। राइजोबियम की जब आप खरीदें तो आप देख लें, इसमें एक्सपायरी डेट को जरूर देखें, ये इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। उसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि हर क्षेत्रों के लिए राइजोबियम का स्ट्रेन अलग अलग होता है। तो इसलिए जब आप राइजोबियम अगर बाजार से ले रहे हैं तो उसमें ध्यान दें कि ये कहाँ बना है, क्या आपके क्षेत्र के संस्थानों द्वारा बनाया गया है या किसी अन्य क्षेत्र से। अगर दूसरे क्षेत्र से है तो उसे उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। जी सर, एक कॉलर है जी, एक कॉलर है, उनका सवाल भी लेते हैं। विपिन है जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया, मध्य प्रदेश से दर्शक हमारे साथ। जी विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, सवाल बताइए। फसलों का कई मतलब भारत में खपत इतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि विशेष तौर पर बजट में बताया 2025-26 में। विपिन जी, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है, आप डिस्टर्बेंस है बहुत लाइन में। टीवी बंद कर। हेलो, टेलीविजन बंद कर दीजिए पहले आप। हेलो जी हेलो। उनकी आवाज़ या तो ठीक से नहीं आ पा रही और हमारी उन तक पहुंच पा रही नहीं, ये भी नहीं पता अभी। विपिन जी, अगर आप टेलीविज़न से सुन रहे हैं हमें तो आप हमें फिर से लगाएं। ब्रेक के बाद हम आपका सवाल ज़रूर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं दलहन मिशन के बारे में और साथ ही रबी सीजन में कैसे उन्नत खेती करें दलहन फसलों की। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दलहन मिशन की और साथ ही रबी सीजन में कैसे करें दालों की उन्नत खेती। ब्रेक से पहले एक दर्शक थे विपिन, जो कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के सागर से जुड़े हुए थे। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। विपिन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है उन तक। जो ब्रेक से पहले जो थोड़ी बहुत बात हुई थी उससे ये समझ आया था कि वो शायद सरकार की पहल के बारे में जानना चाह रहे थे कि जो दलहन मिशन है उसके अंतर्गत सरकार ने क्या क्या कदम उठाएंगे या फिर उठाएगी, या फिर सरकार क्या क्या नीति है। बिल्कुल, जे अपना जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है इसके तहत कुछ बातें तो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, जिसमें किसानों को उन्नत बीज का वितरण किया जाएगा और साथ में ही जो हमारा दलहन का जो उत्पादन होता है उसके अंदर हार्वेस्टिंग के बाद में कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट भी साथ में खोली जाएंगी। करीब 1000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट बनाई जाएंगी, जिसके तहत हर इकाई को करीब 25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो मिशन मोड में ये चलेगा और जिसके तहत जो किसान भाई के जो समूह हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और अपने उत्पाद का प्रसंस्करण करा करके और अधिक आमदनी ले सकते हैं, ये इसमें रहेगा। और जैसा कि सीड की जो उपलब्धता है, जो क्वालिटी सीड की जहाँ किसानों को बहुत कमी रहती है दलहन के क्षेत्र में, उसके लिए भी इसमें नीति आयोग ने एक दिया है 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज, यानी एक ब्लॉक में एक ऐसा विलेज जो गांव है उसको निर्धारित किया जाएगा जहां वहीं बीज उत्पादन किया जाए और उस ब्लॉक की जो बीज की आवश्यकता उसकी आपूर्ति की जाए। इस तरह का है और क्लस्टर मोड में ये प्रोग्राम चलेगा आने वाले 5 साल में, और जिससे अधिक उत्पादन बढ़ सके। तो खासकर इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है जैसा कि क्षेत्रफल बढ़ाना, करीब 35 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्र बढ़ाना है। इसके अलावा जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करना है और जो हम आयात करते हैं उसमें कटौती करना है और किसानों की आजीविका को भी बढ़ाना है। तो जो गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है इसके तहत किसानों को जो उन्नत किस्म का बीज है और तकनीकी ज्ञान है वो किसानों को दिया जाएगा, जिससे वो पल्स का उत्पादन बढ़ा सकें। जी, एक और दर्शक है नंद स्वरूप जी हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। जी नंद स्वरूप जी सवाल बताएं। हाँ नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारी मृदा की श्रेणी होती है मिट्टी की, जो अम्लीय मृदा हो गया, कम अम्लीय मृदा हो गया, उदासीन मृदा हो गया, लवणी मृदा हो गया, क्षारीय मृदा हो गया, तो कौन सी मिट्टी हमारे दलहनी फसल के उपयुक्त है? चलिए हम चलते हैं डॉक्टर नरेंद्र जी के पास। डॉक्टर नरेंद्र, किस तरह की मिट्टी दलहनी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? मैडम आवाज थोड़ा कम आया है, क्या फिर से रिपीट करेंगे? हाँ जी सर। हाँ सर, ये सवाल है नंद स्वरूप जी का, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की मिट्टी, किस तरह की मृदा दलहनी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अपने देश में बहुत प्रकार की मृदा उपलब्ध है और दलहनी फसल हर प्रकार की मृदा में ली जा सकती है। आपको खेत को अच्छे से तैयार करना है। बाराबंकी से हैं, बिल्कुल बाराबंकी फिट है एकदम दलहन उत्पादन के लिए, और वहाँ दलहनों का उत्पादन भी किसान भाई अच्छा ले रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा बाराबंकी या उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कुछ सॉल्ट का प्रॉब्लम होता है। तो पीएच हमें ये देखना है कि 8 से ऊपर न हो, 7.7 या 7.8 भी चल जाता है। लेकिन जैसे ही मृदा का पीएच मान अगर 8 से ऊपर जाता है तो उसमें हमारी दलहनी फसलें जो है सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसका मुख्य कारण है कि जब पीएच बढ़ता है तो जो हमारा जड़ों का बढ़ावा है उतना अच्छा नहीं होता है और उसमें मौजूद जो नोडुल्स में मौजूद जो राइजोबियम है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये केवल पीएच का ध्यान देना है। और अगर वैसे देखा जाए तो दोमट मिट्टी जो बोलते हैं वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है किसी भी फसल के लिए और दलहनी फसलों के लिए भी। और अगर कार्बन का मात्रा देखें हमारे मृदा में, तो मृदा में कार्बन की मात्रा 0.5% होनी चाहिए। इससे हमारे फसल को और हमारे बैक्टीरिया जो उनको सर्वाइव करने में मदद मिलता है। तो कुछ इन चीजों का अगर ध्यान देंगे तो आपका मृदा किसी भी प्रकार का होगा तो आप एक अच्छी दलहन का उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, कुछ आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि जब हम पल्स जो दलहन फसल के लिए मृदा का चयन करते हैं तो एक तो वहाँ जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। कभी जैसे बारिश हो जाए
तो पानी नहीं भरना चाहिए, या कैनाल का पानी है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। जी, जी। अगर पानी हम सिंचाई दे रहे हैं तो वो विदिन 10-15 घंटे में वो हमारी ज़मीन से पानी गायब हो जाना चाहिए। तो ऐसी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो मृदा का पीएच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 6 से लेकर के 8 के बीच में ही वेरी करना चाहिए। और दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है, लेकिन आजकल हमारे वैज्ञानिकों ने कई ऐसी किस्में तैयार की हैं जो प्रॉब्लमेटिक जो मृदा हैं, जैसे नंद किशोर जी बता रहे थे, जैसे सैलिनिटी वाली दिक्कत है या लवण की दिक्कत है, तो उसके लिए भी कई किस्में इजाद की गई हैं। जैसे चना के लिए कर्ण चना 1 है, उसका अगर बीज मिल जाता है करनाल से, तो उसको वो किसान भाई लगा सकते हैं अपनी जो समस्याग्रस्त अगर ज़मीन है तो उसमें। जी जी जी, बिल्कुल। और हमारे दर्शक लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी का सवाल था, साथ ही विपिन जी भी थे सागर से, जिन्होंने कुछ सवाल हम तक पहुंचाए। आगे से मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे एक मिनट, हमारे एक दर्शक और जुड़ गए, पहले कॉल लेते हैं। कन्हैया लाल जी हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, जल्दी से इनका सवाल लेते हैं। जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ कि हमारे आधार में हरीली का प्रकोप है, तो कौन सी दवाई का छिड़काव करें ताकि नियंत्रण पा सके? जी कन्हैया लाल जी, देखिए आपने अरहर की फसल का सवाल पूछा है। उसमें जो कीड़ा बता रहे हैं वो मरुका टाइप का कीड़ा है। एक गिडार आती है जो पत्तियों को लपेट के पूरा अंदर से खा जाती है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। करीब आधा ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, यानी 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। तो उससे आप उसको निजात पा सकते हैं। और आपको वो लगातार उस पर ध्यान रखना है। अगर वो 6-7 दिन में ख़त्म हो जाता है और नहीं होता है, दोबारा आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखता है, तो उसके बाद में आप दूसरी उसमें जो दवाई है उसका स्प्रे करें। क्योंकि अरहर के अंदर ये देखा गया है कि कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उसमें करीब 3-4 हमें जब फूल आने वाली फूल की जो बड़ आती है उस समय से लेकर के फलियां बनने तक बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें मरुका आता है, उसके बाद में ब्लिस्टर बिटिल भी आती है, और फिर पोड बोरर आता है जो फली के अंदर दाने को रस चूस लेता है और आपके दाना बहुत सिरबल्ड हो जाते हैं। तो उसमें आपके जो दवाई हैं डेल्टा मेथ्रिन है और इमामेक्टिन बेंजोएट है, इनका आपको रोटेशन करके 1-2-3 आपको स्प्रे करने पड़ेंगे अगर आपके खेत में अगर ज़्यादा समस्या है तो। साथ में किसान भाई आप वो भी लगा सकते हैं फेरोमोन ट्रैप भी, जिससे उसकी तितली को आप पहचान सकें तितलियां कितनी आ रही हैं, और उनको अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़्यादा प्रसार नहीं होगा आपके खेत में। जी जी बिल्कुल। अब डॉक्टर नरेंद्र जी के पास चलते हैं। सर, आप जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि अच्छी किस्मों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, आपके इस क्षेत्र में है, किस तरह की मिट्टी है, इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद जैसे हमारे किसान खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? बीच में एक्चुअली आवाज़ आता है जिसकी वजह से अब जो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी दलहनी फसलें जो अभी लगाई जा रही है, हर क्षेत्र के लिए हमारे पास संस्तुत प्रजातियां हैं, उसको ही आप लगाएं। अगर मैं मसूर की बात करूं तो हमारे पूर्वी क्षेत्रों के लिए जो दिख रहा है, हमारे IPL 220 जिसमें कि जिंक और आयरन की मात्रा भी ज्यादा है, उसे किसान भाई लगा सकते हैं। ये किसानों के बीच में पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। उसी तरह मसूर की अगर दूसरी प्रजाति जो वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें, उसमें LL 73 करके एक प्रजाति है जो कि किसानों के बीच पॉपुलर है, इसे लगा सकते किसान भाई। सेंट्रल में अभी बुआई चल रही है, कोटा मसूर 1, 2, 3 है, उसको लगा सकते हैं। IPL 316 को भी लगा सकते हैं, और L 47-27 करके एक प्रजाति है, उसे भी हम किसानों को प्रस्तुत करते हैं कि वो लगाएं। अगर हिल जोन की बात करें, वहां भी मसूर अभी लगाया जा रहा है और बहुत लोगों ने लगा भी लिया होगा। तो VL मसूर 148 जो है, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसको किसान भाई अगर लगाते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। उसी तरह चने की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, हम एक करके कुछ प्रजातियों का हम
नाम ले रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रजातियां, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में अगर किसान भाई लगाना चाहे तो गुजरात ग्राम 8 है, BG 3043 है, GNG 2207 है, तो इन प्रजातियों को आप लगाएं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन की हम अगर बात करें तो JGK 6 है, IPCK जी सर, एक कॉलर है सर 2013 से 163 है, जिनको क्या माधव के नाम से जानते हैं। जी जी सर, एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं पहले। योगेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो योगेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बताएं क्या सवाल है। कहिए सर। योगेंद्र जी, आपने कॉल लगाया है, बताइए क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको जानना है कि दलहनी फसल की खेती करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन सी फसल लेना चाहते हैं दलहनी फसलों में? जैसे मटर है, मसूर है, इस सीजन में तो होता है। ठीक है सर। हाँ योगेंद्र जी, बिल्कुल आप अपने क्षेत्र में, बिहार में आप जो रबी के सीज़न में जो मुख्य रूप से जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें मसूर है, मटर है, चना है और राजमा भी है। ये 4 मुख्य रूप से जो दलहनी फसलें हैं, इनमें से आप कोई भी दलहनी फसल अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। और जैसा कि पहले भी बताया कि आपके क्षेत्र के लिए जो संशोधित जो किस्में हैं, आप उनका उपयोग करके और उन्नतशील जो किस्में हैं उसका ही उपयोग करें। और जो दलहन में एक मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि इनके जो प्लांट पॉपुलेशन है, एक जो खेत में जो पौधों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत रहता है। तो एक तो नमी होनी चाहिए खेत में पर्याप्त मात्रा में, और जो इसकी स्टार्टर खुराक है, जो शुरू में हम फर्टिलाइज़र की मात्रा देते हैं, वो खेत में बराबर पड़ना चाहिए, नमी होनी चाहिए, तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। उसका ध्यान रखें और बाद की जो शस्य क्रियाएँ हैं उनको समय पे करते रहें, तो दलहन का उत्पादन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी जी, चलिए इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं दलहन मिशन की, और एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, विपिन है, जिन्होंने ब्रेक से पहले हमें कॉल किया था, लेकिन आवाज़ उनकी स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पाई थी। आइए फिर से बात करते हैं उनसे। विपिन जी, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल है। जी पहला मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो जी जी, बताएं, सवाल बताएं। जी पहला मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछली बार हमने जैसे मसूर बोई थी तो मसूर की फसल तो ठीक ठाक थी, लेकिन लास्ट टाइम पर मतलब आखिर में जाके बीमारी लग गई थी और पीला मोजेक टाइप का ऐसा कुछ हो गया था, सारी फसल खराब भी हो गई थी। जी जी। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो स्थानीय समस्या रहती है कि किसान दलहनी फसलें लगाना तो चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि पाले का एक डर रहता है, और हर साल लगभग कुछ ना कुछ परसेंटेज में पाला पड़ जाता है और फसल नुकसान हो जाती है, और दलहनी फसलों में ज़्यादातर ये समस्या देखी जाती है। तो इसका क्या से समाधान करें, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो भारत में खपत है दलहनी फसलों की, वो उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे, इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से हम आयात भी करते हैं। तो इसके बारे में बताएं। बहुत जागरूक किसान है हमारे। जी बिल्कुल विपिन जी, आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। आपने मसूर की खेती करी, पहले सवाल में आपने पूछा है कि जब मसूर पकने वाली होती है उस समय उसमें बीमारी आ जाती है। तो मसूर और खासकर रबी फसलों में जो बीमारी आती है वो उकटा बीमारी आती है, जिसकी वजह से आपकी फसल फलियां बनने से पहले ही सूखना शुरू हो जाता है, पीली पड़ जाती है। तो इसकी रोकथाम करने का एक ही तरीका है कि आप आपका जो बीज है उसका किसी फंजीसाइड से उसको बोने से पहले शोधन करें, उसका बीज उपचार करें।
तो बीज उपचार करने के लिए फंजीसाइड में बाविस्टीन है या थीराम है या ये जो दवाई है फंजीसाइड की, कवकनाशी की, इनकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हिसाब से आपको बीज को उपचारित करके बोना है, जिससे इसकी समस्या इतनी विकराल ना हो। और दूसरा आपने सवाल किया था कि पाला पड़ जाता है, खासकर अपने जो जितने मैदानी क्षेत्र हैं नॉर्थ में, उसमें पाले की समस्या हो जाती है जब टेम्परेचर हमारा 5 से नीचे या 0 के आसपास होता है। तो जब ऐसी समस्या हो, आजकल तो मौसम का अनुमान सभी जगह बताया जाता है, आपको भी वेदर फोरकास्टिंग आती होगी, नहीं तो समाचार में आती है। जब वेदर फोरकास्टिंग में आपको लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में आपका तापमान गिरने वाला है, तो उस परिस्थिति में आप अपने जितनी भी दलहन के खेत हैं, दलहन के, तिलहन के, उसमें एक हल्की सिंचाई दे देंगे तो वो पाले से बचाव उसका हो जाएगा। और अगर पानी की व्यवस्था है तो, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप उसमें जो अपना गंधक का अम्ल आता है उसका 0.1% यानी 1 लीटर गंधक का अम्ल करीब 1000 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे करेंगे, तो उससे भी आप पाले की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे तो आपका जो दलहन का उत्पादन है वो अच्छा होगा। ये बात सही है कि दलहन के उत्पादन में बहुत सारी जो जैविक और अजैविक समस्याएं होती हैं, कीट एवं जो है ना इस तापमान की गिरावट का, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए किसान भाई तो जो अपना तकनीकी जो ज्ञान है उसको आपको बढ़ाना है। अगर इस तरह की अगर समस्या आती है तो उसको आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या ICR का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ जाकर के आप उनसे परामर्श ले सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो उसका आप उचित निदान पा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और सर मैं सब जानना चाहूँगी कि जो हम जो टारगेट रखा है इस मिशन के अंतर्गत कि इसका क्षेत्र बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसकी खेती का रकबा बढ़े, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए टारगेट रखा है कि हमें जो करीब 35 लाख हेक्टेयर का एरिया हमें हमारे पल्स उत्पादन में लाना है, तभी हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो किसान भाइयों को करनी होंगी। कुछ हमारे जो फसलें हैं जैसे गन्ना है या आपका मक्का है और या आपके जो पेरेनियल क्रॉप्स हैं जैसे ऑर्चार्ड हैं, उनके अंदर जो अंतर शस्य जो प्रणाली है उसको अपनाना होगा। उनके जो खाली बीच में जगह होती है उसमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करके उसका उत्पादन लेना होगा। एक तो हम अंतर शस्य इसका एरिया क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारा करीब हमारे देश के अंदर करीब 11 से 12 मिलियन हेक्टेयर एरिया राइस फैलो है, जहां मतलब धान के बाद में कोई भी फसल नहीं ली जाती। तो ऐसे क्षेत्र में भी हम जो हमारी मसूर की फसल है या आपके मूंग की फसल है वो हम आसानी से ले सकते हैं। हमारे जो ईस्टर्न इंडिया का जो क्षेत्र है जहां धान की खेती होती है, वहाँ उस एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, वहाँ हम दलहन उत्पादन के एरिया को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक है कि हमारी जो धान्य फसलें हैं जिनमें हम हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन में अभी हम आत्मनिर्भर हैं, तो उसका जैसे कुछ एरिया हमें फसल विविधीकरण के लिहाज से हमें पल्स और तिलहन की तरफ हमें लाना पड़ेगा। तब हम इसका जो है एरिया भी बढ़ेगा और साथ में हमें उत्पादकता भी इसकी, हमारी जो पल्स है इनकी उत्पादकता भी बढ़ानी है। क्योंकि आज के समय में जो पल्स की उत्पादकता है खरीफ में और रबी में बहुत अंतर है, और इसमें इसको जो है इस गैप को भरने के लिए जो हमारी जो नई तकनीक हैं, उन्नत किस्में हैं, आपका बीज उपचार है और समय पे उनका जो है रोग एवं कीटों का प्रबंधन है, वो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो गैप है, करीब रबी की जो हमारी जो उत्पादकता है वो करीब 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि खरीफ में 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो ये करीब 5 कुंटल का इसमें डिफरेंस है। इसके अलावा भी रबी फसलों में भी बहुत अलग अलग फसलों में बहुत विभिन्नता है। जैसे मसूर की हम बात करें तो उसकी उत्पादकता बहुत कम है, इसके साथ ही मटर की भी उत्पादकता कम है। तो ये उत्पादकता को तभी बढ़ेगी जब हम जो हमारी शस्य क्रिया हैं, जो उत्पादन तकनीक है, उनका उचित
समय पे उनका निदान करेंगे जी, और जी। पालन करेंगे। जी, रफ़ीक अहमद एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने झांसी से कॉल किया है। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जी रफ़ीक साहब, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी अरकल मटर, हाँ बताएं, सवाल बताएं। अरकल मटर वही है, उसमें 23 तारीख को हमने, हाँ जी, और उसमें पानी बरस गया 27 तारीख को, 31 तारीख को, तो उसमें पानी से नुकसान ना हो उसके लिए क्या करें? जी रफ़ीक भाई, आपने मटर बोई है और बरसात हो गई, जैसा हमने बताया कि आपकी ज़मीन में अगर पानी जमा है तो उसको तुरंत निकाल दें। हाँ, और उसमें जो है ना, जब जैसे ही बारिश हो जाती है और फिर बाद में आपकी ज़मीन थोड़ी चिकनी है तो उसमें क्रस्ट बनने की संभावना होती है, ऊपर की जो परत है वो कठोर होने की संभावना होती है। तो उसमें जैसे ही आपका ज़मीन की जो नमी है वो थोड़ी कम हो और उसमें आप उसमें एक इंटरकल्चर ऑपरेशन कर दें, हल्की सी निराई गुड़ाई कर दें, तो आपकी फसल पुनः ठीक होने लगेगी। जी, नरेंद्र सर के पास चलते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे किसानों की ये शिकायत भी थी कि कई बार दलहन में तो अक्सर ये शिकायत आती है कि कीट और बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो क्या कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें हमारे किसान अपना सकते हैं जिसमें इनसे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके? जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि दलहन में हमें जो है समेकित प्रबंधन करना चाहिए, चाहे वो कीट का हो, चाहे वो हमारा बीमारियों का हो या खरपतवार का हो। तो मैं एक कर बताना चाहूँगा, जैसे मान लिया अगर खरपतवार प्रबंधन की हम बात करें तो बुआई के तुरंत बाद जो है हमें पेंडिमिथिलिन का प्रयोग करना चाहिए। 1 से 1.5 लीटर सक्रिय तत्व पेंडिमिथिलिन का है, उसका हम अगर प्रयोग करते हैं तो अधिकतर खरपतवारों से हमें निजात मिल जाता है। उसके साथ ही हम ये जहां संभव हो वहां हम मैनुअल बीटिंग या ये व्हील हो के द्वारा बीच में एक इंटरकल्चर ऑपरेशन 35 से 40 दिन बाद बुआई का कर लेते हैं, तो हर प्रकार खरपतवार से हमें प्रबंधन हो जाता है। दूसरा है बीमारियों की, अगर हम बात कर रहे हैं जैसा आपने कहा, तो समेकित प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, खासकर जब हम बुंदेलखंड या सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे उठा की समस्या हर फसल में होता है। तो सबसे पहले जो हमें समेकित प्रबंधन का जो नियम है उसको अपनाना है, मतलब फसल चक्र को फॉलो करना है। एक ही खेत में दलहनी फसल 2 साल से ज्यादा नहीं लेना है, उसके बाद हमें कोई धान फसल लेना है या तिलहनी फसल लेना है। दूसरा यह है कि अगर खेत में उठा की समस्या है, जैसे बुंदेलखंड में के क्षेत्रों में या सेंट्रल इंडिया में देखने के लिए मिलता है, तो वहां हम भूमि शोधन का भी उपाय करना चाहिए। भूमि शोधन के लिए हमारे संस्थान द्वारा डेवलप दलहन डर्मा 2, तो एक दलहन डर्मा है जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग भूमि शोधन में करना चाहिए। इसका हम लोगों ने प्रयोग किया है, अब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमें मिला है। उसके अलावा हमें उन्नत बीज, जो हम हमेशा कहें कि उन्नत बीज जो आज के डेट में क्षेत्र के लिए संस्तुत की गई है उसे लेना है, क्योंकि जो हमारे आज के उन्नत बीज हैं वो उसमें रोग सहने की क्षमता प्रतिरोधी होती है, रोग प्रतिरोधी होती है। उसी प्रकार से देखें, अब अगर कोई बीमारी आती है तो उसका हमें फंजीसाइड अप्लाई करना चाहिए, जैसे हमारे सहयोगी मित्र ने भी कहा। उसके अगर कीटों की यहाँ बात करें तो कीटों में भी समेकित प्रबंधन की, हर फसल के हिसाब से समेकित प्रबंधन का वो बताया गया कि कैसे करना है। तो हमें कीटों के आने के पहले ही उनका प्रबंधन का उपयोग करना है और हमें ये देखना है कि कम से कम रसायनों का प्रयोग करें। उस जैसे अगर कीटनाशक के पहले हम अगर नीम सत्व ले लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के घरों में ही निकाल कर अगर उसको हम प्रयोग करते हैं तो नीम सत्व या नीम ऑयल जो आता है, जो कि वनस्पति द्वारा हमारे पेड़ों द्वारा, उसका प्रयोग करके हम कीटों को शुरुआत में परिवार को एक कॉलर से बात कर लेते हैं। पहले शिवराज सैनी जी है जिन्होंने हरियाणा से हमें फोन लगाया है। जी शिवराज जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, सवाल बताइए।
जी बताइए क्या सवाल है। सर पहले मेरा टेलीविजन म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जी मैंने मूंग लगाई हुई है और यहाँ पर इसकी दालों की मंडी नहीं है जी हमारे आसपास, इसको कहाँ पर बेचूं जी जाकर? जी सर, आप इस पर बता पाएंगे डॉक्टर? हाँ जी शिवराज जी, आपने मूंग लगाई है और आप मंडी की तलाश में हैं, तो मंडी तो आजकल सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, तो आप आपकी जो पास में डिस्ट्रिक्ट है, या आप तो हरियाणा से हैं, तो हरियाणा तो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, आप दिल्ली में भी जो मंडी है वहाँ भी ला करके आप अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हरियाणा के कई जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे करनाल है, आपका हिसार है, जिंद है, इन सब में डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे भी आपके मंडी हैं जहां अनाज का बेचना होता है, तो वहाँ बेच सकते हैं। और ई-नाम पर सर क्या उस पर भी बेच सकते हैं? क्या चीज़? हाँ, और गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म भी लगाया है, अगर आप वहाँ रजिस्टर करते हैं ई-नाम पे, तो वहाँ भी आप अपने वहीं से आपके वहाँ से ही जो है खरीदने वाले बिल्कुल घर बैठे जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी भी समय है कार्यक्रम में। अगर अभी तक आप अपना सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए तो छोटे से ब्रेक के बाद हमें ज़रूर कॉल करें। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की, और साथ ही इस सीज़न में कैसे करें दलहनी फसलों की उन्नत खेती। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जी बने हुए थे, लगातार हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। अब मैं टिकम जी आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपने बताया कि किस तरीके से रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये टारगेट क्या रखा हुआ है हमने, मतलब ये हर साल का अपना एक टारगेट होगा कि यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही है, वो क्या है? बिल्कुल, ये जो मैंने बताया कि करीब 35 लाख हेक्टर हमें एरिया बढ़ाना है, रकबा बढ़ाना है, तो 35 लाख ये 5 साल में बढ़ना है, तो पर ईयर करीब हमको 7 लाख हेक्टर एरिया हर साल इसको बढ़ाना है। और इसी तरह से हमें उत्पादन में भी करीब 100 लाख टन हमें जो है उत्पादन वो बढ़ाना है, तो करीब 20 लाख टन प्रति ईयर हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है। और इसके लिए पूरी जो योजना नीति आयोग के माध्यम से भी और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भी इसकी पूरी योजना, और कृषि मंत्रालय सभी ने मिलकर इसकी योजना बनाई है कि इसका जो मिशन है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब 2 करोड़, जैसे हमने शुरू में बताया कि 2 करोड़ किसानों को सीधा लाभान्वित किया जाएगा, जिनको प्रमाणित उन्नत किस्म की जो दलहन की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के क्लस्टर बनाए जाएंगे, तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं दलहनी फसलों में, उसको कम करने के लिए और उनकी प्रोसेसिंग भी की जाएगी। तो उसके लिए भी करीब 1000 प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी, जिसमें करीब 25 लाख प्रति यूनिट सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस तरह से इसके टारगेट रखे गए हैं, और आने वाले जो हमें 31 तक पूर्ण रूप से उत्पादन में
आत्मनिर्भर होना है, हमारा आयात जो हम करते हैं उसको जीरो करना है। जी सर, एक सवाल है। हाँ जी। और ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप सवाल पूछा है। जय सिंह राजपुरोहित हैं, ये दुदौड़ राजस्थान से हैं। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं हमने चने की फसल बोई थी जो कि 2 इंच की हो गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक बारिश हो गई। बारिश के बाद जो फसल है उसकी बढ़वार उन्हें वैसी नहीं मिल पा रही, क्या वजह? तो वही है, क्योंकि दलहनी फसलें नमी के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इसमें अगर पानी का कहीं भराव होता है तो ये बहुत जल्दी गलने की और इसमें संभावना हो जाती है। तो जब भी हम खेत का चुनाव करें तो अच्छी जल निकास वाली जमीन पे इनको बुवाई करें। जी जी। अभी चूंकि अचानक बहुत बारिश हो गई है तो वहाँ पानी भर गया होगा, तो वो उस पानी को निकाल के, और जैसा मैंने कहा, जैसे ही आपकी फसल जमीन कंडीशन में आती है, पानी थोड़ा नमी कम हो जाती है, तो उसमें हल्की आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, तो आपकी फसल पुनः दोबारा एकदम सही हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, और हमारे दोनों मेहमान लगातार स्टूडियो में बने रहे। दोनों ही जो मेहमान थे, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थे या फिर टीकम जी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में थे, उन्होंने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इन दोनों ही विषयों को बहुत ही विस्तार से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया टीकम जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है डालते हैं नजर। तो अगला हमारा जो विषय है तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन तथा रबी में तिलहन फसल की उन्नत खेती, ये हमारा अगला विषय रहेगा। यानी आज हमने दलहन की बात की और अगले अंक में हम बात करेंगे तिलहन की। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हेलो किसान का हमारा कॉल सेंटर नंबर, जो कि कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इस नंबर पर कॉल करें और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुंच जाएगी। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें हेलो किसान। और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कमोडिटी की 40,000 करोड़ रुपए का नया कारोबार आपकी राह ताक रहा है कि 2030 तक कमोबेश 1,20,000 करोड़ रुपए का यह बाजार हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जाएगी, जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं उससे भी आगे भारत अचीव कर सकता है। सैफरन एक ऐसा क्रॉप है जिसको निश क्रॉप बोलते हैं। इंडोर में भी क्लाइमेट दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो जाती है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस बार का कृषि चौपाल हम आप तक पहुंचा रहे गुजरात के धालोल नेचुरल फार्मिंग साइंसेज यूनिवर्सिटी से। आज गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी
जो एक गुजरात और देश का गौरव बन चुका है। और बताएंगे आपको कि कैसे देसी गाय प्राकृतिक खेती की धुरी है। वापसा डेवलप करने के लिए हमें उसमें रेज बेड, जिसको हम घादी क्यारा बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें हमारे पौधे लगाने हैं। तो जीवामृत जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, तो 10 अर्क है, तो इसके माध्यम से आप कीट को आप दूर रख सकते हैं। देखिए कृषि चौपाल 8 नवंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। प्रधानमंत्री जी ने जो एक केसीसी की सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे लिए, इससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती पैसे लेने में। जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तेल और कोई भी बीज खाद लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और पैसा भी टाइम पे मिल जाता है और बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि केसीसी बनाने के लिए हमारी मदद करी। इसे क्या हो गया? पता नहीं, बेहोश थी और खंडहर तक कैसे पहुंच गई। हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जस्ट ए मोमेंट मिस्टर कार्निकोवा। सच्चाई तो यह है कि इस नकली दस्तखत की तरह आप भी पूरे के पूरे नकली हैं। देखिए सुराग द क्लू सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। माथे एक ब्लाइंड गर्ल, अनबिलीवेबल। बस तुम हो मेरी आशिकी, मेरी बंदगी, बस तुम हो। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। नीम कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से कालाबाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो कालाबाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें जहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। पता है क्या चीज है वो? जर्मनी के एटलन गांव ने एक वैश्विक प्रतियोगिता में टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों को पछाड़ा। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। कसम खा के कहता हूँ कि जिंदगी की हर लम्हे हर पल में तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम क्या है?
तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मोना के बाप से कहना कि मुझसे आके मिल ले। मेरा दिल कहता है कि वो हम जैसे लोग नहीं हैं। हमको उन लोगों से क्या मतलब? रवि तो अपनी जैसा है ना? बस इसे धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दो। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ? तुम जैसों से तो कहीं अच्छे हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या। सैटरडे नाइट में फिल्म सागर 8 नवंबर रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।